नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज हम जो अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया था, अम्फान बोल रहे हैं एम्फान बोल रहे हैं, ठीक है ना, आज उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये अम्फान चक्रवात। आज हम इसको कवर करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो अम्फान के विषय में पढ़ने से पहले हम चक्रवात को देखते हैं। वैसे एक चीज और मैं बता दूं कि इस अम्फान के अंतर्गत वैसे तो करंट का टॉपिक है, ठीक है, और करंट के जरिए हम जीएस को भी कवर करेंगे, यानी कि सीए और जीए दोनों हमारा कवर होगा इस टॉपिक में, ठीक है ना। जो जनरल नॉलेज के हिसाब से, जनरल स्टडी के हिसाब से होगा उसको कवर करते चलेंगे, और जो करंट अफेयर के हिसाब से होगा उसे भी बताते चलेंगे। तो अम्फान चक्रवात में सबसे पहले हम चक्रवात को कवर करेंगे। वैसे अगर अम्फान को पढ़ना हो तो हम सरल भाषा में इसको 3 रूप में बांट लेते हैं, ठीक है। एक जो रूप होगा इसमें हम देखेंगे कि चक्रवात है क्या, ठीक है ना, अर्थात चक्रवात होती क्या है, किस प्रकार इसका ये उत्पन्न होता है। दूसरा ये देखा जाएगा कि भारत में किस प्रकार से चक्रवात आता है, और अगर भारत में आता है तो भारत के 2 ही क्षेत्र हैं जिसपे चक्रवात आ सकता है। एक होगा अरब सागर और एक होगा बंगाल की खाड़ी। लेकिन अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात ज्यादा संख्या में आते हैं और वो भयानक भी होते हैं। तो इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि भारत में चक्रवात का रूप क्या है, ठीक है ना, ऐसा क्यों है। इसके बाद अम्फान के विषय में, अम्फान का प्रभाव और निष्कर्ष, अर्थात जब अम्फान चक्रवात हमारे भारत में आया, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा क्षेत्र में, तो इससे प्रभाव क्या पड़ा और इसका निष्कर्ष क्या निकला, उस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम 3 रूप में इसे बांट के पढ़ेंगे। पहला हमने बताया कि चक्रवात क्या है ये देखा जाएगा, और दूसरा भारत में चक्रवात की स्थिति क्या होती है, और अम्फान का प्रभाव, ठीक है ना, और निष्कर्ष क्या है ये देखेंगे। तो अब आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं चक्रवात है क्या। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं चक्रवात नाम जब लेता हूं तो आपके दिमाग में एक पैटर्न तैयार हो जाता है कि चक्रवात, ठीक है ना, हवाओं का एक चक्री क्रम होता है। चक्र मतलब क्या कहते, चारों तरफ घूमने का क्रम होता है, पैटर्न होता है, ठीक है ना, उसी को हम चक्रवात कह लेते हैं। लेकिन अगर सीधे भाषा में बोले तो हवाओं की चक्रीय गति ही चक्रवात कहलाती है, ठीक है ना। अगर कह लें तो हवाओं की चक्रीय गति ही क्या कहलाती है, चक्रवात। अगर चक्रवात के विषय में कोई पूछता है कि चक्रवात की परिभाषा बताइए, क्या है चक्रवात, तो हवाओं की चक्रीय गति ही क्या कहलाती है, चक्रवात कहलाती है। अब हम बता देते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। जरा उत्पत्ति के विषय में हम समझ लेते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति क्या होती है। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि चारों तरफ समुद्र है, ठीक है ना, ये चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ, और इस समुद्र में अगर देखा जाए, इस चारों तरफ के समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है या आइलैंड है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए आइलैंड हो गया और ये चारों तरफ समुद्र हो गया, तो अगर सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, पड़ेगा तो आपके जल पर भी पड़ेगा और इस आइलैंड पे भी पड़ेगा, ठीक है, समझना इसको। मैंने बोला कि ये भैया आइलैंड है और इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है, जल है। तो जब सूर्य का प्रकाश आइलैंड पे भी पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश उतना ही कहां पे पड़ेगा, जल में ही पड़ेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो आइलैंड है, जो भूमि का हिस्सा है, ये ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना, जल की अपेक्षा, अर्थात जल की अपेक्षा जो भूमि का हिस्सा है ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन पदार्थों में अगर देखा जाए तो जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा होती है। आप लोग पढ़े होंगे विशिष्ट उष्मा के विषय में। तो जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा होती है, और जिस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। फिर से सुनिएगा, जिस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो उसका वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, अर्थात गर्म होने की प्रक्रिया भी बहुत धीरे धीरे होती है, और उसको ठंडा होने की भी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे हम जल को कभी कभी गर्म करते हैं तो
देखा जाए तो जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन वहीं अगर हम जैसे घर में जो ऑयल यूज करते हैं उसकी अगर बात कर लें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जल की गुप्त विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा है किसकी अपेक्षा, स्थल की अपेक्षा। तो स्थल बहुत तेज गर्म हो रहा है किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जब जल जो स्थल है वो बहुत जल्दी गर्म हो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्न तापमान होगा, अरे अधिक तापमान होगा। जब यहाँ पे अधिक तापमान होगा, ठीक है ना, जब अधिक तापमान होगा सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा पड़ेंगी, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पर जो दाब क्षेत्र बनता है वो निम्न दाब क्षेत्र बनता है। याद रखना इसको, निम्न दाब क्षेत्र बनता है, अर्थात यहाँ पे गर्मी ज्यादा है जल की अपेक्षा, तो यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। और जब निम्न दाब क्षेत्र बनेगा तो यहाँ की जो हवा होती है, ठीक है ना, वो वाष्पीकृत होके कहाँ उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। लेकिन उसकी अपेक्षा अगर हम जल की बात करें तो जल इसके अपेक्षा ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो इसके अपेक्षा यहाँ पर कम तापमान होता है, कम तापमान होता है तो यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, ठीक है, या उच्च वायुदाब होता है। इस बात को याद रखिएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। और आप जानते हैं, ठीक है ना, दाब का नियम आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि जो हवा चलती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दाब पैदा हुआ तो हवा इधर चली, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चली, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चली, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चली। तो आप देखेंगे कि हवा एक सीधे रेखा में गति ना करके इसके ऊपर एक बल लगने लगता है, उसको हम कहते हैं कोरिलियासिस बल, ठीक है ना। तो जो बल होता है वो करता क्या है कि इस हवा को एक चक्रीय क्रम में घुमाने लगता है। तो जब देखेंगे चक्रीय क्रम में घुमाने लगता है तो हवा की जो गति होती है वो इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है ना, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र से उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे होके आके केंद्र पर खत्म हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात। जब यही प्रक्रिया उल्टा होने लगे तो इसी को कहते हैं प्रति चक्रवात, यानी कि जब सीधी प्रक्रिया हो, ठीक है ना, उसे हम चक्रवात कहते हैं। लेकिन जब यही प्रक्रिया उल्टा होने लगती है उसी को हम कहते हैं प्रति चक्रवात। एक बात याद रखिएगा कि जो चक्रवात होता है ये पृथ्वी के दो क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें देखा जाए तो ये कर्क रेखा है और ये 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ है, और ये मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव की तरफ है। तो आप अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ दो प्रकार के चक्रवात आते हैं, एक होता उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जितने भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। बाकी इधर और इसके इधर के नीचे की बात कर ले तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि चक्रवात कैसे होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मैं इसकी बात बता दें, अगर आपसे चक्रवात की परिभाषा कोई पूछता है तो हवाओं का जो चक्रीय, ठीक है ना, क्रम होता है उसी को हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है हमने इस तरीके से बता दिया। चक्रवात हवा घूमती किस बल से, कोरिलेसिस बल के कारण घूमती है, इस चीज को मैंने बता दिया, आप ध्यान समझ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो चक्रवात का पैटर्न है वो किस हिसाब से है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यह भी आप सुने होंगे कि अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा आते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी के चक्रवात होते हैं वे बड़े भयानक होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अम्फान की ही बात कर लें, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना, और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कितनी भयानक त्रासदी हुई है, उड़ीसा में कितनी भयानक त्रासदी हुई है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कि भारत में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो काफी भयानक होते हैं। 3 दशकों में अगर देखा जाए तो 3 दशकों में लगभग अगर 100% का एक रेशियो निकाला जाए तो उसमें 20% अगर देखा जाएगा तो जो चक्रवात आए वो अरब सागर में आए, बाकी 80% वो बंगाल की खाड़ी में आए। तो अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात क्यों आते हैं, इस चीज पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इसके 3-4 टॉपिक होंगे कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात क्यों आते हैं, और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात जब आते हैं तो भयानक क्यों होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी के चक्रवात तट से ही क्यों टकराते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम भारत की बात कर लेते हैं। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, हम भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा भारत का एक क्षेत्र है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अरब सागर इधर होता है, ठीक है, ये है हिंद महासागर,
ठीक है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगर देखा जाए तो हिंद महासागर के का ही हिस्सा अरब का सागर होता है और बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बोला कि अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, और यहां पर कम क्यों होती है। तो पहला इसका जो मैं रीजन बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छे टॉपिक है ये समझने के लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भारत में कई प्रकार की नदियां हैं। कुछ नदियां होती हैं जो कि आप देखेंगे इस रूप से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सबके जल को लेके वो बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित होती है। गंगा की बात करें तो गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सबका जल यहीं पे गिरता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा, इसके बाद आप देखेंगे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, ठीक है ना, ये सभी अपना जल, ठीक है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए अरब सागर में जो नदियां हैं, ठीक है ना, वे कम जल को समाहित करती हैं। जैसे बहुत है भी तो बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे अगर हम बात कर लें नर्मदा की बात कर लें, वो भी यहाँ से प्यारा सा क्वेश्चन एक बनता है जीएस के रूप में कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो वह है नर्मदा। ठीक है ना, भारत की दो नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी बना के बहती हैं, वह है नर्मदा और ताप्ती। तो अगर हम बात कर लें तो नर्मदा यहाँ पे गिरती है, फिर ताप्ती गिरती है, यहीं पे माही, लूनी, साबरमती, और यहाँ पे देखा जाए तो गोवा में मांडवी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में नदियों का जल ज्यादा गिरता है और यहां पर कम गिरता है। इसलिए अरब सागर में फ्रेश वाटर की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, इसलिए अरब सागर में फ्रेश वाटर की मात्रा कम होती है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर नदियां ज्यादा गिरती हैं, नदियों का पानी ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम नदियां गिरती हैं, इधर यहाँ पे ज्यादा नदियां। जैसे अगर हम बात कर लें ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लें, गंगा नदी की बात कर लें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, वही छोटी छोटी और भी नदियां जाके गिरती है, महानदी हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो नदियां गिरती हैं तो ये क्या करती हैं कि फ्रेश वाटर की मात्रा अधिक हो जाती है और यहाँ पर कम हो जाती है। अब ध्यान से बात को सुनिएगा, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें एक प्रकार की उष्मा होती है, उसका ताप अधिक होता है, अन्य जल से उसका ताप अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो दूरी तय करके आता है। जब कोई भी पानी स्रोत से कुछ दूरी तक पर जाके गिरता है तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नगर, आप शहरों में, कस्बों में देखेंगे कि जो पानी आता है, ठीक है ना, वो काफी गर्म होता है। मतलब कि आप अपने बगल में ही देख लीजिए, जहां से जल स्रोत है वहां पर पानी को टच कीजिए, कुछ दूरी के बाद जब जल गति करके गिरता है उस पानी को टच करिए, ठीक है ना, आप देखेंगे कि जल के तापमान में परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जल स्रोत है, जो जल का फ्रेश वाटर का जो स्रोत है वो कम है, और कम होने के कारण यहाँ पर जल का तापमान भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर फ्रेश वाटर की अधिकता है, लेकिन ये लंबी दूरी तय करके आ रही है, लंबी दूरी तय करके आ रही है, खूब लंबी दूरी तय करके आ रही है, इसलिए यहाँ पे जल का जो तापमान है वो अधिक हो जाता है। तो पहला रीजन ये होता है कि फ्रेश वाटर की संख्या कम होती है अरब सागर में और यहाँ ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर जल का तापमान अधिक होता है, यहाँ पर जल का तापमान कम होता है। और जब जल का तापमान के कारण ही दाब उत्पन्न होता है, और दाब उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होने की स्थिति बन जाती है और यहाँ पर कम बन जाती है। पहला टॉपिक हमने बताया था कि जल के कारण होते हैं, यहाँ पे जल क्या होते हैं, कम गर्म होते हैं, यहाँ पे जल अधिक गर्म होते हैं। दूसरा टॉपिक हमने बोला कि अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी जो होती है ये उथला हुआ भाग है, और वहीं अगर देखा जाए तो अरब सागर का जो क्षेत्र है वो गहरा हुआ भाग है। तो जो उथला हुआ भाग है, तो उथला हुआ भाग के कारण भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होने की संख्या ज्यादा होती है। और यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होने की संख्या क्यों कम होती है? क्योंकि ये ज्यादा गहरा है, अरब सागर ज्यादा गहरा है और ये ज्यादा उथला है। दूसरा टॉपिक, तीसरी बात हमने बोला कि आप अगर देखेंगे तो भारत के कुछ दूरी पर, जरा ये क्षेत्र कवर कर लेते हैं, दिखाई देना चाहिए आपको। ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि अफ्रीका द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है,
ठीक है ना। तो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आप देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे इधर मरुस्थल भी है, जैसे सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो मरुस्थलों के कारण यहाँ पर क्या होता है, गर्म हवा बहता है, ठीक है ना, गर्म हवा चलती है। किसके अपेक्षा, इस सागरों की अपेक्षा। तो जब सागर में, अरब सागर में कोई चक्रवात सपोज दैट उत्पन्न भी हो जाता है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हवा जो अरब सागर का चक्रवात इधर रुख न करके इधर रुख कर देता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में चक्रवातों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला कारण था, मैंने बोला कि पर्वत श्रृंखलाएं के कारण। अब देखेंगे तो हवा गर्म हो जाती है, यहाँ पे मरुस्थल है, जाहिर सी बात है मरुस्थल है तो हवा क्या होगी, वहां पे गर्म होगी। किसकी अपेक्षा, सागर की अपेक्षा। तो जब हवा जब इधर चलेगा तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगा, तो ये उच्च दाब इधर हो गया, ये निम्न दाब हो गया, तो ये इधर चलने प्रारंभ कर लेते हैं, जिसके कारण अरब सागर में आप देखेंगे, ठीक है ना, तो चक्रवात कम उत्पन्न होता है। एक और कारण है, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक घाट है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है ना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी 1750 से 1785 लगभग 2000 मान लीजिए मीटर के करीब, ठीक है ना, होती है। तो कहीं ना कहीं जब 2000 के करीब होती है तो आप देखेंगे यहाँ से जब हवा भी जाती है तो ये भी एक सिक्योरिटी का काम करती है, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पे त्रासदी कम होती है। इसी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर अरब सागर की बात करेगा कि अरब सागर में भयानक व कम चक्रवात क्यों आते हैं, उसका मैंने रीजन बताया। पहला कि यहाँ पर फ्रेश वाटर कम आता है, जिसके कारण उसमें कम उत्पन्न होती है। दूसरा हमने बताया कि अरब सागर का क्षेत्र बहुत गहरा होता है। तीसरा हमने बताया कि आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो वहां पे कई पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, कई आपके मरुस्थल मिलेंगे, जिसके कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उच्च दाब से निम्न दाब की हवाएं चलने लगती हैं, इधर नहीं जा पाती हैं। और चौथा हमने कारण बताया, उसी में हमने कारण बताया कि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, वह भी आप देखेंगे तो अरब सागर से उठने वाले तूफानों से भारत की रक्षा करता है। सेम उल्टा यहाँ पे होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जल दूरी तय करके आते हैं तो जल का तापमान भी बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चक्रवातों की संख्या उत्पन्न ज्यादा हो जाती है, पहला कारण। दूसरा कि ये उथला भाग है, इसलिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तीसरा कारण कि यहाँ पर भी द्वीप है, जैसे हम वियतनाम की बात कर ले, म्यांमार की बात कर ले, वियतनाम की बात कर ले, लाओस की बात कर ले, कंबोडिया की बात कर ले, वहीं अगर हम बात कर ले तो इंडोनेशिया की बात कर ले, मलेशिया की बात कर ले, तो आप देखेंगे ये छोटे छोटे द्वीप है। इंडोनेशिया खुद कई द्वीपों का समूह है, तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का विकास या बड़े बड़े मरुस्थलों का विकास नहीं है, ताकि नहीं है, जिसके कारण यहाँ से जो हवा होती है इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और वो सीधे क्या करती है, इधर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। एक कारण ये होता है। वहीं अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट का जो हिस्सा होता है वो काफी अपर्दित रूप हो चुका है, टूटा टूटा रूप हो चुका है, जिसके कारण ये काफी प्रभावित होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ज्वार या जो चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में उतरता है या उठता है तो क्या कारण है कि यह समुद्र के तट की तरफ ही टकराता है या समुद्र से ही टकराता है। पहले तो मैंने बोला था कि इस चीजों को याद रखिएगा कि क्या कारण है कि यहाँ से, ठीक है ना, चक्रवात ज्यादा उत्पन्न होते हैं, ज्यादा भयानक होते हैं। तो मैंने सारे टॉपिक यहाँ का भी क्लियर कर दिया और यहाँ का भी क्लियर कर दिया। अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान सुनना। अब होता क्या है कि आप देखेंगे जैसे अभी जो हमारे यहाँ अम्फान तूफान आया था, मई महीने के मौसम में आया था, और आप जानते हैं कि ये हमारे यहाँ जो मानसून वर्तमान में चल रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी वहीं से प्रारंभ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो आप देखेंगे सपोज दैट चक्रवात यहाँ पे उत्पन्न हुआ और चक्रवात यहाँ से आगे ऐसे बढ़ रहा है, सपोज दैट मान लीजिए, और तब तक आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम जो हवाएं होती हैं या मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या, ये देखो दक्षिण ये पश्चिम, ठीक है ना, ये दक्षिण ये पश्चिम। तो अब क्या करता है, ये चक्रवात को धक्का मारते मारते या वो क्या करते हैं, पुश करते करते आगे ले जाता है, और जब आगे ले जाता है तो तटीय इलाका क्या उसका, ये पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ये बांग्लादेश, तो जाके इस क्षेत्र में टकराता है।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा भयानक या खतरनाक तूफान उत्पन्न होते हैं, तो उसका सभी कारण आपके सामने है। पूरा एकदम इत्मीनान से समझिए, एकदम सटीक टॉपिक समझ में आएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि अम्फान से करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्फान जो नाम दिया गया है, ठीक है ना, ये थाईलैंड द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड द्वारा, ठीक है ना। वही अगर बात करें तो थाईलैंड में थाई भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो अम्फान का मतलब होता है आकाश, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि अम्फान तूफान जो आया था, ठीक है ना, वो किस देश के द्वारा उसका नामकरण किया गया? थाईलैंड के द्वारा। और थाई भाषा में उसका अम्फान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आकाश। अब एक बात हम चर्चा, बड़ा अच्छा विषय है, काफी लोग हमसे पूछते भी हैं, ठीक है ना, कि सर किसी तूफान का या चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना, बार बार हम तूफान बोल रहे हैं, सॉरी उसके लिए। चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है? तो बच्चे एक बात याद रखना कि अटलांटिक महासागर की अगर बात करें, वहीं प्रशांत महासागर की बात करें, तो वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसका नाम फिक्स होता है। जैसे आप सुने होंगे हरिकेन, ठीक है ना, या टाइफून, इस प्रकार का नाम होता है। लेकिन अगर हम ये भारत का हिस्सा देखें जरा, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक हिंद महासागर के पूरे लगभग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 18 कंट्रियां हैं। और इन 18 ज्यादा कंट्रियां, लेकिन यहाँ पर 18 कंट्रियों ने अपना एक समूह बनाया और समूह में इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे क्षेत्र में जो भी चक्रवात उत्पन्न होगा हम उसका नामकरण अल्फाबेटली ढंग से करेंगे। जैसे अभी हाल ही में वर्धा तूफान आया था, तो वर्धा का नामकरण कौन किया था? पाकिस्तान किया था। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो उससे पहले जो तूफान आया था उसका नामकरण कौन किया था? मलेशिया। मतलब जिसका अल्फाबेटली क्रम से जिसका नाम आता जाएगा, थाईलैंड के बाद अब जिसका वियतनाम का नाम आ जाए तो भी से उसका नाम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 18 देशों ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने उनके द्वारा प्रतिवर्ष, ठीक है ना, जो भी चक्रवात आता है उसका नामकरण किया जाता है। तो वर्तमान में जो अम्फान का नामकरण किया गया है वो थाईलैंड द्वारा किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, देखिए रटना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको समझना बड़ी बात होती है और प्रश्न को खोजना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने बता दिया कि 18 देशों ने कमेटी बनाई है, वही लोग बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर में जितने भी तूफान उठते हैं उनका नामकरण ये लोग करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में किसकी बारी थी? अल्फाबेटली ढंग से थाईलैंड की बारी थी और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है अम्फान। अब हम बात कर लेते हैं कि अम्फान से ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन है, देश पहले बात कर लेते हैं। तो अम्फान से प्रभावित होने वाले 3 देश हैं, हल्का फुल्का श्रीलंका भी प्रभावित हुआ है, और बांग्लादेश और भारत। भारत की बात कर लेते हैं क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं। तो भारत में 2 राज्य ज्यादा प्रभावित है, एक है आपका उड़ीसा और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा माना जा रहा है कि डाटा निकल के आया कि 1 लाख करोड़ का एक नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया गया, तो जिसमें उड़ीसा को 500 करोड़ का योगदान दिया गया, ठीक है ना, सहायता राशि प्रदान की गई। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1000 करोड़ की राशि प्रदान की गई, उनको राहत प्रदान किया गया, ठीक है ना। वहीं अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार ने मरने वाले लोगों को और घायलों को 2.5 लाख रुपए मरने वालों को दी है। वहीं उड़ीसा सरकार अगर बात कर लें तो उड़ीसा सरकार ने मरने वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं अगर बात करें कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़, उनके द्वारा पश्चिम बंगाल जो अभी आपदा आई है उसके राहत कोष में 50 लाख रुपए, ठीक है ना, मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इस तूफान से उबरने के लिए यूरोपीय संघ, आप जानते हैं यूरोपीय संघ को, ठीक है ना, तो यूरोपीय संघ द्वारा यहाँ पर 5 लाख यूरो का योगदान दिया गया है। अगर इसे रुपया में हम बांट लें तो 4 करोड़ 14 लाख रुपया नियर अबाउट आता है। तो इस सहायता राशि प्रदान की गई है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अगर पूछेगा कि ये बताइए अम्फान चक्रवात उठा कहाँ से था, तो ये आपका अगर देखा जाए तो
पश्चिम बंगाल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी से उठा था ये आपका अम्फान। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये पूछेगा अम्फान का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो थाईलैंड के द्वारा गया। थाई भाषा में इसका क्या नाम है, आकाश है। तो कितनी कंट्रियों का समूह है जो कि नामकरण तय करता है, तो 18 कंट्रियों का है। वही अगर पूछेगा कि इसका प्रभाव किन दो राज्यों में सर्वाधिक था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3-4 जिले का मैं नाम बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो एक आपका जो जिला है वे आपका मिदनापुर, वहीं हावड़ा की बात कर लें, हुगली की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें, ये अगर देखा जाए तो ज़्यादा प्रभावित एरिया था। वहीं जगत सिंहपुर ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2-4 जिलों में ज़्यादा प्रभाव था इसका। अगर एक बात और हम बता दें आपको कि ये जो अम्फान चक्रवात है इसे सुपर साइक्लोन भी कहा गया है। किसी चक्रवात को सुपर चक्रवात कैसे कहा जाता है उसका भी एक रीजन होता है। जैसे आप जानते हैं कि चक्रवात का एक नियत स्पीड होता है और उस नियत स्पीड के ज्यादा जब गति हो जाती है चक्रवातों की तो उसे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो नियत है लगभग 200 किलोमीटर पर हावर है। अगर 200 किलोमीटर पर हावर से नीचे है, ठीक है ना, वो चक्रवात की श्रेणी में आएगा। वैसे तो चक्रवात हमारे गांव घर में बहुत नॉर्मल स्पीड से भी आता, आप देखे होंगे, जिसे आप पाउंडर के नाम से भी कहते हैं। खैर उसे हम चक्रवात की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। लेकिन जब ये 200 के पार जाएगा तो उसे हम सुपर साइक्लोन कहेंगे, सुपर चक्रवात कहेंगे। क्यों? और आपको पता होगा कि अम्फान को हम सुपर चक्रवात भी कहते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 20 वर्षों में यह सबसे भयानक दृश्य था और जहां से यह उठा था, इसका प्रारंभ हुआ था, वहां पर इसका जो स्पीड था वहां पे इसकी स्पीड 225 किलोमीटर पर हावर थी। अर्थात वहां से जहां पे इसकी उत्पत्ति हुई थी काफी भयानक दृश्य था। लेकिन सतह पर आते 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 इसकी जो चाल है 165 किलोमीटर पर घंटा हो गई। अगर समझ लीजिए कि 165 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी भयानक त्रासदी आई है भारत में। वहीं जिस स्पीड से यह उत्पन्न हुआ था उस स्पीड से अगर देखा जाए तो भारत में प्रवेश किया होता या तटीय क्षेत्रों से टकराया होता तो शायद इसका अंजाम और बुरा होता। अभी देखेंगे तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि अम्फान चक्रवात क्या है, कैसे नामकरण किया गया, सहायता राशि क्या है, किसके द्वारा कितना दिया गया, ये सब डाटा हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।